लें जी, लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है मेरी स्टडी टेक्स्ट का। और ये सीए फाइनल का क्वेश्चन है 2010 ईयर का। इसको ज़रा जल्दी से एक दफ़ा हैव अ क्विक लुक ऑफ दिस क्वेश्चन और फिर हम इसके जो की पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेटजी के ऊपर बात करते हैं और फिर इसके सोल्यूशन प्लान की तरफ चलते हैं। अगेन जैसे मैंने पिछला सवाल है उसका भी एक स्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ था, इस क्वेश्चन का भी मैंने एक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया हुआ है। ये देखें, कैश बजट है, 2 क्वार्टर्स के लिए रिक्वायर्ड है, तो ये आपको ये इस तरह से नज़र आ रहा है। इसका मैंने थोड़ा सा पहले से स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया हुआ है ताकि हमें एज सच, ये मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ कुछ चीज़ें, क्योंकि जब हम सॉल्व करना शुरू करें तो आपके लिए वो चीज़ ऐसे ही हो जैसे आप फ्रॉम द स्क्रैच बना रहे हैं। बहरहाल मैंने सिर्फ एक इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है सिर्फ वो तैयार किया हुआ है। जस्ट आई जस्ट वांट कि आप उसको एक दफ़ा सिर्फ गो थ्रू करवा दूँ। ये देखें, इसका भी एक मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। अगेन मकसद सिर्फ ये है कि जब हम सवाल कर रहे हों तो वो फॉर्मेट चूँकि बनाना वो थोड़ा सा ज़रा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो वो हमारा टाइम सेव कर देगा और हमारा जो डिस्कशन पे टाइम है वो एफिशिएंटली स्पेंड हो सकेगा। तो इसको बस एक दफ़ा हमने देख लिया है। लेट अस नाउ मूव टू द क्वेश्चन, ताकि आप एक दफ़ा क्वेश्चन के फैक्ट्स उसको देख लें, पढ़ लें, उसके बाद हम इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलें जी, लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 जी, रिक्वायरमेंट हमें क्या दे रहा है जी? कैलकुलेट द कैश रिक्वायरमेंट्स फॉर द फर्स्ट 2 क्वार्टर्स, 17 मार्क्स का है। तो यहाँ पे उसने पहले साल के जो पहले 2 क्वार्टर्स हैं उनकी हमसे कैश रिक्वायरमेंट्स जो है वो कैलकुलेट करवाई हैं। और इंटरेस्टिंगली उसने यहाँ पे कोई हमें नहीं बताया कि हमने मंथ वाइज भी इस कैश बजट को प्रिपेयर करना है। तो वेल इनफ, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर ओवरऑल देखें तो ये 2 कॉलम्स पे बेस्ड आपका कैश बजट जो है वो प्रिपेयर होगा। मैंने मेरे ख्याल है पहले भी दिखाया था, मैं दोबारा एक दफ़ा दिखा देता हूँ। तो ये देखें, अब्दुल हबीब, मेरा ख्याल है इसका नाम है, इसको थोड़ा सा नाम सिर्फ चेंज करें, अब्दुल हबीब कंपनी लिमिटेड है और कैश बजट है फॉर द फर्स्ट 2 क्वार्टर्स। तो इस तरह से देखें, चूंकि हमारे पास कोई ऐसा इस सवाल में ओपनिंग बैलेंस की डिटेल नहीं है, तो इट विल सिंपली बी द डिफरेंशियल बिटवीन द प्रोजेक्टेड या बजटेड कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट पेमेंट्स। और बैलेंसिंग जो वैल्यू है वो आपकी कैश रिक्वायरमेंट्स, इसको आप कह सकते हो, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, बजटेड कैश रिक्वायरमेंट फॉर ईच क्वार्टर, वो मेरे पास कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट आइडेंटिफाइंग द फैक्ट्स एसोसिएटेड विद दिस क्वेश्चन। कह रहा है कि जी ये कंपनी जो है इसने प्लान किया है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है, यानी कि इसे पता चला कि ये फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन ही है। तो उसने एक्सपेक्ट ये किया है कि अगले साल जो है प्रॉफिट जनरेट होगा रुपीज़ पॉइंट 9.3 मिलियन का। और इसकी डिटेल उसने नीचे प्रोवाइड कर दी है। सेल रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, फिर जीपी है, फिर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं और फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। यानी इन अदर वर्ड्स उसने इनकम स्टेटमेंट दे दिया और इनकम स्टेटमेंट देने के बाद ये तो इनकम स्टेटमेंट ज़ाहिर है पूरे साल की है, ठीक है। तो हमसे जो रिक्वायर किया हुआ है उसने, वो सिर्फ पहले 2 क्वार्टर्स की कैश रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करवाई हुई है। अच्छा, मैंने क्लास में भी इस चीज़ का जिक्र किया था, यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ कि जहन में रखें कि जब भी हमें किसी सवाल के अंदर फॉर एग्जांपल लेस देन अ ईयर का कोई बजट मांगता है, वो मंथली हो सकता है, वो क्वार्टरली हो सकता है, वो 6 मंथ्स का हो सकता है, अव्वल तो वो मेंशन करता है। अगर नहीं मेंशन करता तो ये चीज़ जहन में रखिए, बाय डिफ़ॉल्ट होती है कि आप इजीली डिफरेंट वैल्यूज़ को प्रोरेट कर सकते हैं फॉर द शॉर्टर पीरियड्स। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पूरे साल की सेल्स हैं, पूरे साल के यूनिट्स हैं, तो आप इजीली उसको पर मंथ प्रोरेट कर सकते हैं, यानी कि यू कैन इजीली से दैट द आइटम्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द ईयर। सो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना आइटम्स का, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक एजम्पशन होती है अगर वो ना भी मेंशन करे। कब? जब हमें एक शॉर्टर, एक स्मॉलर पीरियड के लिए वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी हो, क्वार्टर के लिए, मंथ के लिए, जैसे मैंने अभी जिक्र किया। तो मैंने कहा चले इसका भी जिक्र साथ ही कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे भी इस तरह से कोई मामला होगा तो दिस पॉइंट वाज नेसेसरी टू बी मेंशन्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम। अच्छा चलें जी, सबसे पहले शुरू करते हैं। उसने पहला जो पॉइंट है वो सेल्स के हवाले से डिस्कस किया हुआ है। कहता है कि आपकी जो ये जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसके हवाले से कहता है कि 75% ऑफ द यूनिट्स जो हैं वो 30 दिनों के क्रेडिट पे सेल होंगे, मतलब क्रेडिट सेल्स की बात कर रहा है। फिर कह रहा है कि जो क्रेडिट प्राइसेस हैं वो 10% हायर हैं देन द कैश प्राइस, ठीक है। ये एक रिलेशनशिप है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप उसने दिया हुआ है कि जो चीज़ें तुम क्रेडिट पे बेचोगे उसकी प्राइस 10% ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन विद द कैश प्राइस। फिर कहता है ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 70% कस्टमर जो है सेटल करेंगे अपने अकाउंट को विद इन द क्रेडिट टर्म,
while rest of the customers would pay within 60 days। ओके, यानी कि ये उसने जो क्रेडिट सेल्स की रिकवरी का एक जो अंदाज़ है ना वो उसने बताया हुआ है, बिल्कुल इसी तरह जैसे इससे पिछला सवाल हमने किया था, और इसी तरह से यहाँ पे भी हमें एक स्केड्यूल जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो वो कह रहा है कि जो हमारा नॉर्मल क्रेडिट पीरियड है वो सर कितना है, 30 डेज़ का है। तो वो कह रहा है कि जो 70% कस्टमर्स हैं ना, यानी कि आपके जो 70% क्रेडिट सेल्स हैं, दे विल बी मेकिंग द रीपेमेंट आफ्टर 30 डेज़। यानी कि जिस मंथ की सेल्स होंगी उसके, जिस मंथ की क्रेडिट सेल्स होंगी उसकी 70% रिकवरी अगले महीने में हो जाएगी, और जो बकाया आपके क्रेडिट सेल्स हैं वो 60 डेज़ के बाद, यानी कि इन 2 मंथ्स टाइम उसकी रिकवरी हो जाएगी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उसने बताया है कि बैड डेट्स हैव बीन एस्टिमेटेड एट 2% ऑफ द क्रेडिट सेल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जाहिर है 70% तो रिकवर अगले महीने में हो गए, जो भी जिस मंथ की क्रेडिट सेल्स हैं। तो उससे अगले महीने में रिमेनिंग रिमेनिंग कितनी बचेंगी, 30% नहीं ली जाएंगी, वो 28% ली जाएगी, क्योंकि 2% तो वो है जो कि बैड डेट्स है, उसने तो कैश में रिकवर ही नहीं होना। तो आसान तरीका क्या है, आप यूँ कह सकते हो कि 70% ऑफ द क्रेडिट सेल्स ऑफ ईच मंथ विल बी रिकवर्ड इन द नेक्स्ट मंथ ऑफ द सेल, एंड 28%, 30% नहीं, 28% विल बी रिकवर्ड आफ्टर 60 डेज, यानी कि आफ्टर 2 मंथ्स कह सकते हो। तो ये एक ट्रेंड यहाँ पे देखने वाला है जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उसने कहा है कि जितनी भी आपकी रिसीट्स हैं, भले वो कैश रिसीट्स हों चाहे वो क्रेडिट रिसीट्स हों, उनके ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स लगेगा 6% के ऊपर। और हमने ये पिछले क्वेश्चन में भी इस पॉइंट को हाईलाइट किया था कि जो आपकी रिसीट्स होती हैं एट द टाइम ऑफ पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर या एट द टाइम ऑफ रिसीट एट योर साइड, टैक्स इज ऑलवेज डिडक्टेड। तो यहाँ पे उसने वो 6% की अमाउंट हमें रेट जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो यहाँ पे, यहाँ से इजीली हमें देख के पता चल रहा है कि सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करके मैं यहाँ पे यूनिट्स ऑफ क्रेडिट सेल और यूनिट्स ऑफ कैश सेल कैलकुलेट कर सकता हूँ। और इसके अलावा जो रिलेशनशिप दिया हुआ है उसने, उसके ज़रिए से मैं प्राइस को भी इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इजीली वी कैन कैलकुलेट द कैश सेल वैल्यू एंड क्रेडिट सेल वैल्यू फॉर द एंटायर ईयर, और उसके बाद हम उसको प्रोरेट कर लेंगे डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद पॉइंट नंबर 2। अब चूंकि देखो आप जानते हो कि ये जो इनकम स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रिंसिपल पे बनी हुई है, और हम जानते हैं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रिंसिपल पे जब ये बनी बनी होती है तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इसके अंदर दोनों हिस्से होंगे, वेरिएबल भी और फिक्स्ड। इसी तरह से जीपी के नीचे जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं उसमें भी एक वेरिएबल हिस्सा होगा, एक फिक्स्ड हिस्सा होगा। तो उसको ब्रेक करने में आपको मदद दे रहा है, आपको सेकंड पॉइंट पे एक्सप्लेन कर रहा है कि देखें जी आपके जो एक्सपेंसेस हैं जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसमें से 80% वेरिएबल है, सो इट्स अंडरस्टूड के रिमेनिंग 20% क्या है सर, फिक्स्ड है। और वो कह रहा है कि इनका अंदाज क्या है कि ये वाले जो एक्सपेंसेस हैं जो कि वेरिएबल पोर्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये 1 माह के एरियर से पे किए जाएंगे। ठीक है जी। तो ये आसान हो जाएगा, ये तो इतना ज़्यादा मुश्किल टेक्निकल नहीं है। वो हम देख लेते हैं, ये जो हमारे पास COGS आ रहा होगा इसका 80% करेंगे, और फिर हमारे पास वो पूरे साल की वेरिएबल COGS आ जाएगा। फिर हम इसको देख लेंगे कि इसकी पर मंथ कैलकुलेशन करके और जिस अंदाज में पेमेंट होनी है एक एक मंथ के एरियर से, तो उस हिसाब से हम इसकी पेमेंट अकाउंट फॉर कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद रिमेनिंग बात क्या कर रहा है जी पॉइंट नंबर 3 के अंदर। पॉइंट नंबर 3 में सर आपको कुछ एडिशनल मशीनरी जो है उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करता है कि आप उसको परचेज करोगे 1 जुलाई 2010 को। ठीक है जी। यानी कि जो हमारा प्रोजेक्टेड ईयर है जो कि 30 जून 2011 है, इसका साल के बिल्कुल शुरू में आप ये एडिशनल मशीनरी जो है वो परचेज़ करोगे, और इसकी कॉस्ट देता है 60 मिलियन। तो मशीन की यूज़फुल लाइफ 15 साल है, सॉल्वेंस वैल्यू 7.5 मिलियन है। वो कह रहा है कंपनी की पॉलिसी स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन की है, और डेप्रिसिएशन जो है मशीनरी की वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि ऊपर नज़र आ रही है उसके अंदर शामिल है। तो इम्पॉर्टेंटली आपको ये बड़ा बेसिक्स इंफॉर्मेशन है, नॉलेज ब्रॉड फॉरवर्ड है कि सर आपकी जो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन पे होती है ये किसका हिस्सा होती है। अगर उसने COGS के अंदर शामिल है, ये बात उसने खुद बताई है, तो आपको पता होना चाहिए कि COGS के अंदर जो फिक्स्ड कॉस्ट का पोर्शन है उसके अंदर ये शामिल होगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। तो जो हमने अभी आइडेंटिफाई किया था कि 20% ऑफ द COGS इज फिक्स्ड, सो दिस portion of this amount of depreciation will be part of that 20% COGS। ठीक है। तो एक तो ये वाली एडजस्टमेंट हमें करना होगी, क्योंकि आप जहन में रखें आप कैश बजट प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन का कोई लेना देना नहीं होता हमारी इस कैश बजट के अंदर। तो ये उसने खुद से बताया ताकि आप जब अपनी जो फिक्स्ड कॉस्ट का पोर्शन निकालो तो उसमें से ये डेप्रिसिएशन वाली चीज़ें एडजस्ट कर देना। बहरहाल, तो एक ये इन्फॉर्मेशन है।
और ज़ाहिर है हमने ये भी बात की हुई है कि जब हम कैश बजट प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो जितने भी खर्चे होते हैं, भले वो कैपिटल हों, भले वो आपकी फाइनेंस रेलेवेंट हों या ऑपरेशनल हों, वो सारे के सारे कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज लिए जाते हैं। तो ये जो आप मशीनरी परचेज़ करोगे 1 जुलाई को, ये ज़ाहिर है पहले क्वार्टर की के अंदर इसकी पेमेंट हमें रिफ्लेक्ट हो रही होगी 60 मिलियन की। लें जी, इसके बाद क्या बात करता है जी, इसके बाद आपसे डिटेल शेयर कर रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। कह रहा है कि जो वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना, एक्सक्लूडिंग बैड डेट्स, वो कितने हैं? 105 पर यूनिट। तो यहाँ पे उसने यूनिट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। एज सच ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री का कोई एज सच कहानी नहीं है, तो मैं स्ट्रेट अवे इन्हीं यूनिट्स की के ऊपर बात करूँगा। तो वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं बैड डेट्स एक्सक्लूड करके वो 105 पर यूनिट है, और नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके हम इजीली डिटरमिन कर सकते हैं कि हमारे वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं। तो अगर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से ये माइनस कर दूं तो बाकी क्या बचेगा? वो कह रहा है कि ये जो 105 है ना पर यूनिट, इसमें बैड डेट्स शामिल नहीं है। और हम जानते हैं कि बैड डेट्स बेसिकली किसके अंदर होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। पहले तो ये सोचें होता क्या है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में? तमाम नॉन प्रोडक्शन के खर्चे होते हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस होते हैं, इसके अंदर मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, फिर फाइनेंस कॉस्ट है, दीगर चार्जेस होते हैं। तो बैड डेट्स यूजुअली इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द कंपनीज के बैड डेट्स को हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चों में प्लेस कर रहे होते हैं। तो वो ये भाई साहब जिक्र करना चाह रहा है कि जो वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना, बैड डेट्स एक्सक्लूड करके वो 105 पर यूनिट है। इसका मतलब है कि बैड डेट्स अलग से हैं और वो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करके उसको भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा। क्यों एक्सक्लूड करना पड़ेगा? क्योंकि देखें, मैं जब ऊपर क्रेडिट सेल्स की रिकवरी ले रहा हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली 2% का जो बैड डेट्स का पोर्शन है वो मैं वहाँ से वैसे ही एक्सक्लूड कर दूंगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि बैड डेट्स इज दैट पोर्शन ऑफ द क्रेडिट सेल जो कि रिकवर ही नहीं होना। तो इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए हमने ये किया था कि बैड डेट्स कहाँ ले लिए थे हमने? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर वेरिएबल ऑपरेशनल एक्सपेंसेस का पार्ट था ये, ठीक है। और हम जानते हैं कि ऐसा ही होता है बतौर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम उसको भी यहाँ से निकाल देंगे, उसका इफेक्ट नहीं लेंगे, क्योंकि हमने अलग से इसका इफेक्ट क्रेडिट सेल्स की रिकवरी के तौर पे लिया हुआ है, ठीक है। तो हम जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ब्रेक करेंगे तो उसमें से एक तो वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस साइड पे करेंगे और उसकी जिस तरह से पेमेंट बनती होगी उस तरह से पेमेंट करेंगे। अभी देखते हैं वो क्या कह रहा है। ये देखें, कह रहा है कि दीज, ये पॉइंट नंबर 4 को ही अगर पढ़ें कि दीज आर टू बी पेड इन द सेम मंथ इन विच द सेल इज मेड। ठीक हो गया। तो वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को उसी मंथ में हम पे करेंगे जिस मंथ में वो इनकर हुए हैं। बैड डेट्स का जो पोर्शन है जो कि इसके अंदर बुक हुआ हुआ है उसको भी हम निकाल के साइड पे कर देंगे, उसकी मद में कोई पेमेंट यहाँ पे नहीं लेंगे। बात समझ रहे हैं? क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट ऊपर ऑटोमेटिकली हमने हर महीने की क्रेडिट सेल्स जो है उसके 28% रिकवरी उसकी वो हमने 2 मंथ्स के बाद लेनी है, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे उसकी पेमेंट अकाउंट फॉर हो जाएगी, ठीक है। और जो बाकी का खर्चा होगा वो कौन सा होगा? हमारा फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो फिक्स्ड जितने भी खर्चे हैं इंटरेस्टिंगली उनके ऊपर 0.5 लग रहा है, भले वो फिक्स्ड सीओजीएस हो या वो फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो, उसके बारे में उसने 0.5 में इकट्ठी ही बात कर दी है। कह रहा है कि जितने भी आपकी फिक्स कॉस्ट होंगी उसका 50% जो है वो पे होगा इमीडिएटली व्हेन इनकर्ड, और जो रिमेनिंग 50% है वो 15 डेज इन एरियर्स। अब अगेन देखें, यहाँ पे सवाल में आपको कहीं नजर आ रहा हो कि जी ये जो एक्सपेंसेस हैं ये कब होंगे? एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द मिड ऑफ द मंथ या स्टार्ट ऑफ द मंथ? तो हमने अभी इससे जो पिछला सवाल किया था वहां पे मैंने आपको क्लैरिटी दी थी कि जब ये बात करें कि जिससे क्लियर ना हो कि यार मैं कौन सा टाइम लूं एक मंथ का, तो ये एज्यूम किया जाएगा कि यार आप मंथ के एंड को कंसिडर कर लें, आप एज्यूम कर लें कि ये खर्चा महीने के एंड पे हुआ हुआ है, ठीक है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। जैसे देखो आपने पॉइंट नंबर 3 में अगर आप देखोगे तो वहां पे वो बता रहा है, खुद बता रहा है कि आपने परचेज कब करनी है एडिशनल मशीनरी? 1 जुलाई को, यानी कि महीने के शुरू में। लेकिन जब नहीं बताता, कहता है कि इस महीने में खर्चा हुआ है, कोई ऐसी बात हो, या इस महीने में इनकम हुई है, तो हम एज्यूम करते हैं कि ये खर्चा या इनकम महीने के एंड पे हुई होगी। तो जाहिर है इसमें हम जब फिक्स कॉस्ट की बात करेंगे तो हम यूं कहेंगे कि भाई 50% जो है इसकी पेमेंट जिस महीने का भी फिक्स का खर्चा है वो उसी महीने में हो जाएगा, और जो रिमेनिंग 50% है दैट विल बी आफ्टर 15 डेज, यानी कि कह सकते हैं इन द नेक्स्ट मंथ। तो इसके लिए भी मुझे स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सीओजीएस में से फिक्स हिस्सा निकालना पड़ेगा, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से फिक्स हिस्सा निकालूंगा, और फिर दोनों को मिला के उसके ऊपर ये वाला स्केड्यूल अप्लाई होगा कि जिसमें हम 15 डेज के बाद रिमेनिंग 50% पोर्शन जो है वो रीपे कर रहे होंगे।
और अकॉर्डिंगली इसको हम अकाउंट फॉर करेंगे। अच्छा, आखिरी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहता है मैनेजमेंट हैज़ डिसाइडेड कि वो मेंटेन करे फिनिश गुड स्टॉक ऑफ 1000 यूनिट्स, यानी कि ये हमेशा अपने पास मेंटेन करके रखेगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो कि अमूमन बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, आप अपने जहन में रखें कि ये आप एक ऐसे यूनिट्स बना रहे हो जो कि हर वक्त आपने अपने पास स्टॉक पे रखना है, आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। अगर ड्यू टू एनी पर्टिकुलर रीजन ये इस्तेमाल हो भी जाता है, इट विल इमीडिएटली बी रिप्लेनिश्ड। तो आप चूंकि फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है, इससे पहले आपने ज़ाहिर है ये यूनिट्स बनाए भी नहीं, बेचे भी नहीं, तो एक तो आपके वो यूनिट्स होंगे जो कि आप बना के बेचने का प्लान रख रहे हो और वो है 24,000 का। इसके अलावा, क्योंकि यही है ना आपके इनकम स्टेटमेंट के बजट में उसने ये बताया हुआ है, तो इसके अलावा 1000 यूनिट्स हैं जो कि आप मैन्युफैक्चर करके अपने पास रखना चाह रहे हो। तो यहाँ पे जहन में रखें, अगेन चूंकि आप कैश बजट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपने इसके ऊपर 1000 यूनिट्स पे लगने वाली जो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, आपने सिर्फ और सिर्फ उसको लेना है। आपने क्योंकि जाहिर है हम क्या कि हमने ये जब यूनिट्स बनाने हैं तो इसको मैन्युफैक्चर करने में जो कॉस्ट आएगी वही ली जाएगी ना, क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है वो तो सारी की सारी मैंने उसकी पेमेंट अकाउंट फॉर कर ली है। मेरे पूरे प्रेमिसेस की जो फिक्स कॉस्ट थी, जितनी भी बनती थी हमारे पहले 2 क्वार्टर्स की, वो तो मैं फिक्स कॉस्ट अलग से ले रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे इसी प्रेमिसेस में रहते हुए कुछ यूनिट्स बनाने हैं जो कि 1000 यूनिट्स हैं, ठीक है, तो उन 1000 यूनिट्स पे लगने वाली सिर्फ जो कैश आउटफ्लोज हैं उसको लेंगे। तो इनके ऊपर लगने वाली जो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है सिर्फ उसको लिया जाएगा। अगेन इसके ऊपर वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम कोई नहीं यूज कर रहे होंगे, क्योंकि वो तो तब अराइज होंगे वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब हम चीज को बेचने जाएंगे, तो जाहिर है सेलिंग एक्सपेंसेस पे लगेंगे। बात समझ रहे हैं? तो वो वाले भी हम एज सच अभी नहीं इनकर कर रहे हैं, क्योंकि ये वो यूनिट्स हैं जो कि हमने सिर्फ अपने पास बना के मेंटेन करने हैं, हमने अभी सेल भी नहीं करना इसको। तो इनको बनाने के लिए जो वेरिएबल खर्चे हैं, जिसमें क्या आएगा, सीधी सी बात है, आपके यहाँ पे बाइफरकेशन तो उसने नहीं दी हुई, आप स्ट्रेट अवे वेरिएबल सीओजीएस लेंगे, और हम जानते हैं वेरिएबल सीओजीएस के अंदर क्या क्या होगा, आपका मटेरियल, आपकी लेबर और आपके वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो ये कैश पेमेंट्स होंगी आपकी, जो कि आपको चाहिए होंगी इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर दी 1000 यूनिट्स। एज फार एज द फिक्स कॉस्ट आर कंसर्न, वो पूरे प्रेमिसेस की हमारे रेलेवेंट पीरियड के लिए मैंने उसकी पेमेंट अलग से कैलकुलेट करके, और उसके एज पर 5th पॉइंट मैंने एक स्केड्यूल प्रिपेयर करके, तो मैंने उसकी पेमेंट वैसे कर देनी है। बात समझ रहे हैं? सो ये आपके पूरे का पूरा ये एक जो फैक्ट्स हैं उसकी स्टडी है जो कि हमने अपने ड्यूरेशन में की है, ताकि जब हम सॉल्यूशन प्लान पे जाएं तो हमें सॉल्यूशन ड्राफ्ट करते हुए ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा दिक्कत ना हो। सो लेट अस नाउ स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। जी, तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। नहीं सर, आपके सामने ये पूरा फॉर्मेट है, और अगेन मैंने ये फॉर्मेट जो है वो पहले से बनाया हुआ है। तो आइटम्स, लाइन आइटम्स, इसको पहले एक दफ़ा ज़रा रिव्यू कर लेते हैं। देखें, एक तो आपकी कैश सेल्स हैं, इसके अलावा रिकवरी फ्रॉम द क्रेडिट सेल्स हैं, ये हमें समझ में आती हैं कि ये आइटम्स हमारी होंगी। फिर इसके अलावा देखें, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसका एक वेरिएबल पोर्शन है, वो हमने अलग कर लिया। इसके अलावा जो वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं इसी तरह से उसको भी अलग कर लिया, और जो मशीनरी की कॉस्ट है वो भी बतौर कैश आउटफ्लो आ जाएगा। और फिर इसके अलावा एक ही दफ़ा इकट्ठा ही फिक्स कॉस्ट, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में फिक्स पोर्शन और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में फिक्स पोर्शन, दोनों इकट्ठा उनकी पेमेंट को हमने हैंडल करना है कि हर महीने की जो फिक्स कॉस्ट है वो 50% उसी माह में, और 50% जो है वो 15 डेज़ के बाद, कह सकते हैं नेक्स्ट मंथ में। तो इसलिए उसको इकट्ठा डील करेंगे, एक ही लाइन आइटम है। और उसके बाद एंड पे जो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद द फिनिश गुड्स जो कि हमने मेंटेन करनी है अपने पास, ये मैं साथ आगे ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ याद दहानी के लिए, कि वो है कि जो हमने मैन्युफैक्चर करके अपने पास रख लेनी है, इन एडिशन टू द यूनिट्स जो कि हमने प्रोड्यूस करके बेचने हैं, जो कि 24,000 यूनिट्स हैं। तो ये हमें कलेक्टिवली इसको भी हम ज़ाहिर है लेस करेंगे, ज़ाहिर है इस पर भी हमारा खर्चा आएगा, कैश आउटफ्लो होगा। तो हमारा ये बजटेड कैश रिक्वायरमेंट फॉर ईच क्वार्टर, ये देखें आपको दो यहाँ पे कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, Q1 और Q2। और अगेन मंथ वाइज ब्रेकअप उसने नहीं मांगा हुआ, तो हम रुपीज़ इन थाउजेंड में सारी वर्किंग करेंगे। सिर्फ हल्का सा एक दफ़ा रिव्यू कर ले, मैंने जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से वर्किंग के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए। वर्किंग 1 में हम यूनिट्स को ज़रा बाइफिकेट कर लेंगे, और साथ ही हम जो प्राइसेस हैं वो दोनों तरह की सेल्स की वो मालूम कर लेंगे। उसके बाद हम रिकवरीज अगेंस्ट द क्रेडिट सेल्स देखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग जो COGS का फिक्स्ड और वेरिएबल पोर्शन है उसको अलग कर लेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का फिक्स्ड और वेरिएबल पोर्शन अलग कर लेंगे, और उसकी पेमेंट को हम प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर लेंगे।
तो आए जी स्टेप बाय स्टेप लेट्स स्टार्ट डूइंग द वर्किंग। आए जी सबसे पहले यूनिट्स को देखते हैं, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप अगर चलें तो ज़रा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1 को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 75% यूनिट्स जो है वो 30 डेज़ के क्रेडिट पे बेचे जाएंगे, यानी 75% सेल्स जो है वो आपकी क्रेडिट सेल्स हैं, और आपकी जो कैश सेल्स हैं वो डेफिनेटली 30% होंगी। तो आए सॉरी 25% होंगी। तो आए ज़रा पहले इसकी बाइफिकेशन कर लेते हैं। हमारे टोटल यूनिट्स हैं सर 24,000। तो इसका जो ब्रेकअप है वो इस तरह से, हम अगर इसको तोड़ लें, क्रेडिट सेल्स हमारी 75% है और कैश सेल्स हमारी 25% है। तो ये कितना बनता है जी? 25% और 75% ये बनता है जी 18,000 हमारी क्रेडिट सेल्स है, हमारी कैश सेल्स 6,000 है। तो अब अगर हम सिंपल एक इक्वेशन के ज़रिए से, क्योंकि वो बता रहा है कि जो क्रेडिट पे सेल्स हो रही हैं उसकी प्राइस, ये देखें क्रेडिट प्राइसेस आर 10% हायर देन द कैश प्राइस। तो अगर मैं कैश प्राइस को एक्स एज्यूम कर लूँ तो सिंपल सी बात है कि जो क्रेडिट सेल्स की प्राइसेस हैं वो 1.1x हो जाएंगी। तो इससे इक्वेशन ईजिली डेवलप हो सकती है, क्योंकि मेरे पास प्राइसेस इस तरह से एक्स एज्यूम करके ले ली जाएंगी, यूनिट्स में ले लूँगा, और मेरे पास सेल्स वैल्यू टोटल अवेलेबल है 51.6 मिलियन। सो इक्वेशन कैन बी प्रिपेयर्ड लाइक दिस, कि अगर मैं इसको यूँ बोल दूँ कि 6,000x प्लस 18,000 into 1.1x. So the first component is basically representing the sales value of the cash sales. Second component is representing the uh, sales revenue of credit sales, that's equal to 56,000, I think so, sorry 51,600। तो अगर हम पूरी वैल्यू ले लें तो कुछ इस तरह से ये अमाउंट बन रही है हमारी, ठीक है, 51.6 मिलियन की। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से ये शक्ल बन जाती है। अगर हम इसको सॉल्व कर लें 18,000 इंटू 1.1, इट मेक्स 19,800, ठीक है, ये कुछ हमारी शक्ल बन जाती है। तो सर अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो 6,000 प्लस 19,800 तो 51 ओवर, तो सर 2000 अगर हम इसको x के लिए सॉल्व करें तो x टर्न्स आउट टू बी ₹2000 पर यूनिट, ठीक है जी। ये कुछ भी नहीं किया, x को इस इक्वेशन में से मैंने सॉल्व किया है, तो हमें मालूम हुआ कि हमें हमारी जो कैश सेल्स होगी उसकी प्राइस कितनी होगी सर? 2000। तो ये कैश प्राइस है, तो हमारी क्रेडिट सेल प्राइस कितनी होगी? सिंपली 1.1x। और वो कितना होगा जी? सिंपल सा काम है, 2000 को मल्टीप्लाई करें जी 1.1 से, इट टर्न्स आउट टू बी 2200। सो इट विल बी रुपीज़ 2200। में से कॉपी पेस्ट करके यहाँ प्लेस कर देता हूँ, कैलकुलेशन मैंने पहले कर ली है। तो x जो कि आपकी क्या है? कैश सेल प्राइस, मैं आगे ये भी लिख देता हूँ। तो कैश सेल प्राइस 2000 है, और जो आपकी क्रेडिट सेल प्राइस है वो कितनी है सर? 2200 रुपया पर यूनिट। ये मैंने इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर ली है। सो अब इजीली मैं देखें कैश सेल्स भी कैलकुलेट करके ऊपर दोनों क्वार्टर्स की प्लेस कर सकता हूँ, और क्रेडिट सेल्स के लिए मुझे एक स्केड्यूल की तरफ जाना पड़ेगा। तो आए सबसे पहले कैश सेल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें 2000 पर यूनिट आपकी कैश सेल प्राइस है, और आपकी टोटल कैश सेल के यूनिट्स कितने हैं? 6000 है। तो मुझे तो जाहिर है क्वार्टर्स की कैलकुलेशन चाहिए, ठीक है ना। तो हम स्ट्रेट अवे क्या कर सकते हैं, ये देखें, अब वर्किंग वन में मैंने कैलकुलेशन की हुई है, तो उसका रेफरेंस देते हैं। तो हमारी जो यूनिट्स हैं वो 6000 है, इनटू कैश सेल की प्राइस कितनी है? 2000। ये हो गई पूरे साल की कैश सेल्स, ठीक है। इसको अब हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 12, तो ये आ गई कैश सेल्स पर मंथ, ठीक है। उसके बाद जाहिर है कैश सेल्स का तो ये मामला होता है कि जब सेल हुई साथ ही कैश आ गया, तो इसमें तो कोई डिले हमें नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये अभी मेरे पास आई है कैश सेल्स पर मंथ। तो चूंकि हमने 2 क्वार्टर्स की कैश सेल्स लेनी है, तो आप इसको कह सकते हो कि इनटू 3। सो दिस विल गिव मी द कैश सेल्स ऑफ ईच क्वार्टर। लेकिन हम जानते हैं, उसने बताया हुआ है कि जितनी भी आपकी कैश की रिकवरी है, भले वो कैश सेल्स की हो या कैश रिकवरीज अगेंस्ट द क्रेडिट सेल्स हो, उन सब के ऊपर टैक्स लगना है कितना? 6% का। तो इधर ही इसको हम 0.94 कर देते हैं। तो सर ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किस चीज़ की? कैश सेल्स की फॉर ईच क्वार्टर। तो आए सर इसको ज़रा वर्किंग की सूरत में यहाँ प्लेस करते हैं।
मैं इसके सिर्फ इसको ज़रा एक्सेल की शक्ल दे दूँ ताकि कैलकुलेशन हो सके। अच्छा मेरा ख्याल है ये आर्गूमेंट क्योंकि थाउजेंड्स में डाटा लेना है। सो 2820 मैंने सारा फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सिर्फ एक्सेल की ही वर्किंग्स हैं, आप इसमें परेशान ना हो, ये आपके स्कोप में नहीं है, ये सिर्फ मैं अपनी उसमें सिर्फ एक्सेल का फार्मूला सीधा कर रहा था। सो द कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लियर, द फार्मूला शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू कि 6000 इंटू 2000 दैट इज गिविंग यू द कैश सेल्स फॉर द एंटायर ईयर, डिवाइड बाय 12 करें, इट विल गिव यू कैश सेल्स पर मंथ। फिर जब इसको मैंने 3 से ज़रब दिया तो इसने कैश सेल्स फॉर ईच क्वार्टर निकाल दिया, और जब मैंने इसको 0.94 से मल्टीप्लाई किया, इसने आफ्टर इनकम टैक्स डिडक्शन मुझे हर क्वार्टर की कैश सेल्स प्रोवाइड कर दी है। सो दैट इज 2.82 मिलियन, क्योंकि हमने थाउजेंड्स में डाटा लिया है तो ये 2820 की कैश सेल्स है फॉर ईच क्वार्टर। चलें, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आइटम, रिकवरी फ्रॉम द क्रेडिट सेल्स। इसकी भी हमने वर्किंग 1 जो है वो उसके लिए मुख्तस की हुई है जी। ये देखें, ये एक स्केड्यूल आपको नज़र आ रहा है क्रेडिट सेल्स के हवाले से कि क्रेडिट सेल्स जो रिकवरी है वो कैसे हो रही है। ये देखें, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपका फोकस इसके ऊपर रहे। तो ये देखें, 6 मंथ्स की हम क्रेडिट सेल्स जो है वो पहले कैलकुलेट करेंगे। ज़ाहिर है सबसे पहले पर मंथ कैलकुलेट कर ली जाएगी, फिर उसको हम एक पैटर्न की शक्ल देखें। देखें, मैंने क्रेडिट सेल्स पहले हर मंथ की मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, बड़ा सिंपल है क्योंकि मेरे पास प्राइसेस भी आ गई हुई हैं कैश और क्रेडिट सेल्स की, और यूनिट्स भी अवेलेबल हैं। उसके बाद जो रिकवरीज का क्या अंदाज़ है, देखें 70% सेटलमेंट और फिर 28% सेटलमेंट। हमारी इसके ऊपर बात हुई हुई है कि जिस मंथ की भी क्रेडिट सेल्स होगी उसका 70% अगले मंथ में रिकवर होगा, और 28% क्योंकि ज़ाहिर है 2% का बैड डेट भी है, वो तो रिकवर ही नहीं होना, तो बाकी का 28% जो है वो आफ्टर 2 मंथ्स मुझे रिकवर हो जाएगा। यानी कि जो मंथ 1 की क्रेडिट सेल्स हैं उसका 70% मंथ 2 में, और उसका 28% मंथ 3 में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और साथ ही जब भी जिस मंथ में जितनी भी आपकी कैश कलेक्शन हो रही है उसके ऊपर इनकम टैक्स भी अप्लाई हो जाएगा 6% के हिसाब से। तो फिर उसके बाद मैं नेट कैश रिसीट्स जो है वो कैलकुलेट कर लूँगा, लेकिन मुझे चूंकि उसके बाद वैल्यूज़ क्वार्टरली चाहिए, मुझे हर मंथ की नहीं चाहिए। मंथली तो इसलिए कैलकुलेट कर रहा हूँ क्योंकि जाहिर है हर मंथ की सेल्स का मुझे ट्रैक रखना है, ठीक है। तो वो तभी होगा कि जब मंथ वाइज बनाया जाएगा, लेकिन जो फिगर चाहिए मुझे वो हर क्वार्टर की क्यूमुलेटिव चाहिए, कलेक्टिव चाहिए। तो इसलिए मैंने उसके बाद ये देखें एक लिंक सा लगाया हुआ है कि क्वार्टरली रिकवरीज कितनी है, वो फिर मैं पहले तीनों मंथ की सेल्स कैश रिकवरीज फ्रॉम द क्रेडिट सेल्स को ऐड करूंगा, तो मेरे पास पूरे क्वार्टर की रिकवरीज अगेंस्ट द क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी। तो आए जी, सबसे पहले तो एक छोटी सी वर्किंग करते हैं और देखते हैं कि हमारी पूरी साल की क्रेडिट सेल्स कितनी है, फिर हम उसको मंथली सेल्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो आए जी, मैं उसी फॉर्मूले को जो कॉपी कर लेता हूँ, वो हमें ज़रा मदद दे देगा। जी सर, हमारी जो यूनिट्स हैं 18,000, देखें क्रेडिट सेल के यूनिट्स हैं, हमने ऊपर कैलकुलेट किए थे, और इनकी प्राइस कितनी है 2200। तो अगर इसको डिवाइड बाय 12 कर दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे सर, क्रेडिट सेल्स पर मंथ। तो आए ज़रा इसको कैलकुलेट करते हैं, 18,000 इंटू 2200 ओवर 12, और साथ ही चूंकि मैंने ये डाटा जो है वो थाउजेंड्स में लेना है तो ओवर 1000 कर रहा हूँ। तो सर ये 3300 यानी कि 3.3 मिलियन की सेल्स पर मंथ हमारी कैलकुलेट हो रही है, और हर महीने ज़ाहिर है यही रहनी है क्योंकि हमने शुरू में भी बात की थी कि आपने प्रो रेटा वाली एजम्पशन अपने जहन में रखनी है। ये डाटा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हुआ हुआ है, मैं ज़रा इसको डिलीट कर दूं ताकि हम फ्रॉम द स्क्रैच करें। तो हमने चूंकि शुरू में बात की हुई थी कि जो डाटा है जो पूरे साल का है, तो अगर आप उसको प्रोरेट करना चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट एजम्पशन होगी कि आप इसको इजीली डिवाइड बाय 12 करके सेल्स पर मंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। चलें, अब उसके बाद ज़रा रिकवरीज पे आते हैं। रिकवरीज हमें कैसे होंगी, देखें जो मंथ 1 की जो सेल्स हैं, क्रेडिट सेल्स हैं, उसके अगेंस्ट तो कोई रिकवरी हमें मंथ 1 में नहीं होनी। मंथ 1 की जो क्रेडिट सेल्स है उसका 70% रिकवरी कब होनी है सर, इससे अगले मंथ में, मंथ 2 में। तो आप कैसे करेंगे, ये देखें 3300 इंटू 70%, कितनी रिकवरी हो गई 2310। और अगेन जो मंथ 2 है इसमें और कोई रिकवरी नहीं होनी, जो मंथ 1 की 70% रिकवरी थी वो मंथ 2 में हो गई, और मंथ 2 की जो सेल्स हैं उसकी 70% रिकवरी कब होनी है, मंथ 3 में, ठीक है। तो 28% सेटलमेंट कोई ऐसा नहीं होनी क्योंकि अभी अभी हम उस मंथ पे नहीं आए,
क्योंकि पहला मंथ जो है वो हमारा मंथ 1 था, ये मंथ 2 है, तो ज़ाहिर है मंथ 1 से पीछे कोई मंथ ही नहीं है, अगर कोई होता तो उसकी 28% रिकवरी मंथ 2 में आ रही होती। अच्छा, अब आते हैं हम मंथ 3 के अंदर। सर बिल्कुल, अब हमारी मंथ 3 के अंदर एक तो मंथ 2 की 70% की रिकवरी होगी, ये देखें 3300 का 70%, और इसके अलावा जो देखें मंथ 1 है उसका 28% रिकवर होगा। इट इज सिंपली व्हाट आई एम कैलकुलेटिंग इज आई एम सिंपली मल्टीप्लाइंग 3300 ऑफ मंथ 1 विद 28% 28%, तो ये आपको मंथ 3 में एक मंथ 1 के भी 28% की रिकवरी हो रही है। तो ये देखें यहाँ पे टोटल रिकवरी है, ठीक है, इसको हम चलें ये नाम दे देते हैं कि टोटल रिकवरी हमारी कितनी हो रही है हर मंथ में। तो ये देखें पहले मंथ में नो रिकवरी, सेकंड मंथ में सिर्फ मंथ 1 का की सेल्स की का 70% सिर्फ वही है 2310, और जो मंथ 3 है उसमें मंथ 1 का 28% और मंथ 2 का 70%, ठीक है। अब ये देखें ये साइकिल बिल्कुल इस तरह चलता जाएगा। मंथ 4 के अंदर एक तो मंथ 3 का 70% और इसके अलावा मंथ 2 का 28%। ये देखिए बिल्कुल उसी तरह से साइकिल चलता जाएगा। मंथ 5 के अंदर मंथ 4 का 70% और इसके अलावा मंथ 3 का 28%। बिल्कुल इसी तरह आई एम जस्ट रिपीटिंग इट फॉर द नेक्स्ट मंथ एज वेल। मंथ 6 के अंदर भी ऐसा ही है कि मंथ 5 के 3300 का 70% और मंथ 4 के 3300 का 28%। तो देखो हर महीने में मुझे टोटल रिकवरीज अगेंस्ट द क्रेडिट सेल्स कैलकुलेट हो रही हैं। और उसके बाद देखें इनकम टैक्स सिंपल है, जितनी कैश की रिकवरी मुझे जब जब होनी है उसके ऊपर इनकम टैक्स ने अप्लाई होना है। सिंपल सा क्या काम है, हर मंथ की कैश सेल्स का 6% वो मैं उसमें से माइनस कर दूंगा। ये देखें फॉर्मूला भी आपको एक एक ओपन करके दिखा रहा हूँ, ये पहले से कैलकुलेटेड है, मैंने चूंकि पहले ही एक शीट डेवलप की हुई है। तो आप इसको कह सकते हैं कि इट इज़ नेट रिकवरी। तो नेट रिकवरी आपकी कितनी है हर महीने की कैलकुलेट हो गई है। अब ये देखो आप सिंपल क्या करोगे, आप चूंकि पहले क्वार्टर में 3 मंथ्स हैं तो उनकी नेट रिकवरीज को ऐड अप कर लें। सो किस किस को ऐड करेंगे सर, आप 2171 और 3040 इसको ऐड कर लें, क्योंकि पहले मंथ में तो रिकवरी कोई नहीं है। तो टोटल रिकवरी पहले क्वार्टर की कितनी हो जाएगी, 5211। इसी तरह से अगले 3 महीने यानी कि जो अगला क्वार्टर है उसमें यही होता है ना, मंथ 4, 5 और 6, उसकी रिकवरीज देखें तो कितना बना, 9120। तो सर ये कैश रिकवरीज आए जी ऊपर प्लेस करते हैं। ठीक है जी, चले अब हम आगे मूव करते हैं। एक तो मशीनरी कॉस्ट, ये बड़ा एक आसान सा मामला है, क्योंकि इसकी पेमेंट जो है वो 1 जुलाई 2010 को होनी है, और वो जाहिर है पहला जो क्वार्टर है उसके पहले महीने की पहली डेट है। तो स्ट्रेट अवे हमने तो चूंकि क्वार्टरली हिसाब से चल रहे हैं तो पहले क्वार्टर में इसकी पेमेंट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आइए ज़रा इसकी पेमेंट देख लेते हैं। इसकी पेमेंट है सर, ये पॉइंट नंबर 3 है, 60 मिलियन की पेमेंट होनी है। हम चूंकि डाटा थाउजेंड्स में ले रहे हैं तो 60,000 यहाँ पे शो कर देते हैं। सेकंड क्वार्टर में इसकी मद में कोई पेमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही। सो लेट्स नाउ मूव टुवर्ड्स द वेरिएबल COGS है ये, ठीक है, ये बाय मिस्टेक COGS लिखा होता है। चलें लेट्स गो टू वर्किंग नंबर 2। जी सर, आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है, देखें 37,500। इसमें से वेरिएबल COGS कितना है, वो हमारा पूरा स्केड्यूल बन जाएगा, ठीक है ना। जो वेरिएबल COGS है वो बड़ा आसान है, उसे देखें वो क्या फरमा रहा है। वो कह रहा है कि जी आपका जो 80% ऑफ द एक्सपेंसेस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो वेरिएबल है, पॉइंट नंबर 2। और वो कह रहा है ये जितने वेरिएबल खर्चे हैं वो 1 मंथ एरियर्स में पे होते हैं। तो पहले चलें कैलकुलेट तो करें ना, वो कितने हैं, 2000 80%, आगे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 80% 2000 वेरिएबल। तो सर वो कितने बने, 30,000 बनते हैं, ठीक है। और ये 30,000 पूरे साल के वेरिएबल COGS है। तो बाकी हमारा फिक्स COGS कितना बनता है, वैसे मैं बता रहा हूँ, ये हमारा 7,500 बनता है। और हम जानते हैं कि उसने बताया हुआ है कि जो हम ये मशीनरी लगाएंगे इसकी जो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे वो किसके अंदर शामिल है, सर जी वो COGS के अंदर शामिल है। और हम जानते हैं ये डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन फिक्स्ड है, तो ज़ाहिर है इस फिक्स पोर्शन का वो पार्ट होगी। तो फिक्स्ड COGS इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 7,500 हो गया। और डेप्रिसिएशन कितनी है, ये देखें 60,000, इसमें से सॉल्वेज वैल्यू है आपकी 7.5 और इसकी यूजफुल लाइफ है 15 साल। तो लेट मी कंफर्म इट,
60 मिलियन और 7.5 मिलियन सॉल्वेज वैल्यू और 15 ईयर्स, बिल्कुल सही। सो इस हिसाब से अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने जाएं तो ये कितनी बनती है जी, लेट्स सी, सॉरी इसको 7500 में कर दूं, बाय मिस्टेक कर दी जी। 60,000 माइनस 7500 ओवर 15, तो सर 3500 आपकी डेप्रिसिएशन पर ईयर बनती है। ठीक है, ये हम इसमें से निकाल देते हैं ताकि हमारे पास फिक्स COGS एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन आ जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कैश बजट प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, ये कोई पेमेंट तो नहीं है, लेकिन जाहिर है जब हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी होती है तो उसके अंदर तो डेप्रिसिएशन शामिल करनी होती है। तो बहरहाल यहाँ पे इस मकसद के लिए हमें नहीं चाहिए। तो हम ये भी जानते हैं कि हमें COGS का फिक्स पोर्शन चाहिए, इसी तरह से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर भी जो फिक्स पोर्शन है वो अलहदा चाहिए। तो हमने इस वर्किंग के जरिए से दो काम कर लिए हैं, एक तो वेरिएबल COGS निकाल लिया और दूसरा इस COGS में से फिक्स पोर्शन एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन वो भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, वो हमें आगे चाहिए होगा। तो जहां तक तो वेरिएबल COGS का ताल्लुक है सर, ये तो बड़ा आसान है। ये देखें, इसको हम यहाँ पे इस तरह से वर्किंग में शो करवा सकते हैं। देखें 30 मिलियन है पूरे साल की। ठीक है, जहां तक तो पहले क्वार्टर का ताल्लुक है तो ये देखो 30,000 ओवर 12, ये आपका क्या हो गया, वेरिएबल COGS फॉर ईच मंथ। ठीक है, चूंकि हर महीने का वेरिएबल COGS जो है वो एक महीने के बाद पे होता है, तो सिंपल सी बात ये हो गई कि पहले क्वार्टर में सिर्फ 2 मंथ्स की पेमेंट्स होंगी। कौन से मंथ्स? सेकेंड मंथ में फर्स्ट मंथ की पेमेंट, थर्ड मंथ में सेकंड मंथ की पेमेंट, यानी पहले क्वार्टर में सिर्फ 2 मंथ्स की पेमेंट्स होंगी और बराबर होंगी, सिंपल। और जो अगले 3 माह हैं उसके अंदर जाहिर है 3 मंथ्स की पेमेंट्स होंगी। देखें, जो सेकंड क्वार्टर है उसके अंदर उसका पहला मंथ है मंथ नंबर 4, तो मंथ नंबर 4 में मंथ 3 की पेमेंट, मंथ नंबर 5 में मंथ 4 की पेमेंट और मंथ नंबर 6 में मंथ नंबर 5 की पेमेंट बनती है। सो इन अदर वर्ड्स, पहले क्वार्टर में सिर्फ 2 पेमेंट्स होंगी, सिर्फ मंथ 1 और मंथ 2 की, और जो अगला क्वार्टर है उसमें मंथ 3, 4 और 5 की पेमेंट होगी, यानी 3 मंथ्स की पेमेंट होगी। तो आप इस तरह से इसको दिखा सकते हो कि 30,000 डिवाइडेड बाय 12, दीज आर वेरिएबल COGS पर मंथ इनटू 2, दैट विल बी फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। और इसी तरह से अगर हम इसको इनटू 3 कर दें, सो दैट विल बी पेमेंट फॉर द एंटायर क्वार्टर, जो कि क्वार्टर नंबर 2 है, इसमें 3 माह बनते हैं। तो आए जी, इसको ज़रा यहाँ पे कैलकुलेट करके उसको दे देते हैं, और 12 इंटू 2 और इंटू 3, और ये माइनस में दिखाया जाएगा, जाहिर है आपका कैश आउटफ्लो है। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारा वेरिएबल COGS कैलकुलेट हो जाता है। इसी तरह से जो वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो आसान है, जिस माह में हैं उसी माह में वो पे हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 4 इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। और वो कैलकुलेट कैसे होंगे? एक्सक्लूडिंग बैड डेट्स 105 पर यूनिट है, तो 24,000 यूनिट्स हैं, इजीली कैलकुलेट हो जाएंगे। तो मैं जो बैलेंसिंग फिगर है इजीली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से, वो मैं फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की कैलकुलेट कर सकता हूँ एज बैलेंसिंग फिगर। तो आए वर्किंग नंबर 3 पे चलते हैं। बिल्कुल उसी तरह इसको तोड़ेंगे जैसे COGS को तोड़ा था। देखें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, 4800 इन थाउजेंड्स। ठीक है, ये देखें वर्किंग नंबर 3। इसमें से वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आगे लिख भी देता हूँ, एक्सक्लूडिंग बैड डेट्स, वो कितने हैं जी, 105 पर यूनिट। तो 105 ज़रब 24,000। ठीक है, तो सॉरी 24,000 करेंगे, लेकिन हमें चूंकि डाटा थाउजेंड्स में चाहिए तो हम इसको चलें कर लेते हैं उस हिसाब से चेंज, इंटू 24, तो 2520 ये वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग बैड डेट्स हैं। ठीक है, और हमने शुरू में ही बात कर ली है कि बैड डेट्स यहाँ पे उसने जाहिर है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, ऑपरेटिंग कॉस्ट में शामिल है बतौर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल एक्सपेंसेस। लेकिन हमने चूंकि बैड डेट्स ऊपर ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर ली हैं कि मैंने जो सेल्स ली हैं वो 28% ली हैं, ना कि 30%। ठीक है, जो कि सेकंड माह में जाकर रिकवर होनी होती हैं। तो फिर वरना अगर यहाँ से मैं नहीं निकालूंगा तो फिर ये दो जगहों पे इसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, दो जगहों पे ये एडजस्ट हो रहा होगा बैड डेट्स। एक तो ऊपर भी रिकवरी करते हुए मैंने 28% लिया और नीचे भी मैंने इंक्लूडेड रखा वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर। तो इसको यहाँ से निकालने की ज़रूरत है ताकि रिमेनिंग पोर्शन हमारा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का कैलकुलेट हो सके। तो सर देखें बैड डेट्स किस तरह से वो कह रहा है, क्योंकि हम ये पूरे साल के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से पूरे साल के वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर रहे हैं, तो उसमें से बैड डेट्स भी पूरे साल के माइनस करने पड़ेंगे। किस तरह से उसने बताया हुआ है सवाल के अंदर, ये देखें 2% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आपके बैड डेट्स हैं। तो आपके क्रेडिट सेल्स हैं कितने पूरे साल के? देखें 18,000 यूनिट्स कैलकुलेट किए हुए और 2200 उनकी प्राइस है।
तो उसका अगर आप 2% कैलकुलेट करें तो ये पूरे साल की क्रेडिट सेल्स का बैड डेट्स की परसेंटेज 2% अप्लाई हो जाती है। आए ज़रा कैलकुलेट करते हैं, 18,000 इंटू 2200 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाय 1000 कर देता हूँ, तो ये 792 बन जाता है। सो 792 इज बेसिकली द बैड डेट्स फॉर द एंटायर ईयर्स क्रेडिट सेल्स। तो बैड डेट्स निकाल दिया और फिर बाकी जो मेरे पास फिगर बची है वो आपके फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बच गई है। ठीक है, तो इसमें से वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये बहुत आसान है, उसने बताया हुआ है कि ये जिस माह में होगा उसी माह में इसकी पेमेंट कर दी जाएगी। तो दोनों क्वार्टर में पेमेंट्स इसकी बराबर ही होंगी। 2520 पूरे साल के वेरिएबल ऑपरेटिंग के खर्चे हैं, तो हम इसकी क्वार्टरली पेमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखें जी, 2520 ओवर 12, ये आपका पर मंथ हो गया, इनटू 3, दैट विल बी फॉर ईच क्वार्टर। तो आए जी 2520 ओवर 12 इंटू 3, ये दोनों क्वार्टर की बराबर पेमेंट्स हो जाएंगी, 6,30,000। और यहाँ पे हम रेफरेंस भी दे सकते हैं वर्किंग नंबर 3 का। ठीक है, साथ हम रेफरेंस दे देते हैं। ले जी, अब फिक्स कॉस्ट पे चलते हैं। अब हमें क्या करना होगा कि दोनों फिक्स कॉस्ट इकट्ठी कर लेनी होंगी और उसके ऊपर हम पॉइंट नंबर, ये देखें पॉइंट नंबर 5 अप्लाई करेंगे। तो आए ज़रा दोनों फिक्स कॉस्ट देखें, मैंने रिस्पेक्टिव वर्किंग्स में कैलकुलेट पहले कर ली हुई है, फिक्स COGS एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब टोटल करने की ज़रूरत है। इंटरेस्टिंगली चूंकि जो कि मैंने पहले बताया आपको कि ये मैंने पहले से ही इसका स्ट्रक्चर रेडी किया हुआ था तो मैंने सिर्फ टोटल ही करना है। ये देखें मेरे पास फिक्स्ड COGS 4000, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट 1488, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो आपका 5488 बन रहा है। सो ये हमारी पूरे साल की टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है और इसकी पेमेंट का अंदाज क्या है, पहले इसको मंथली निकाल लेते हैं, बड़ा सिंपल है, 5488 डिवाइड बाय 12। आगे मैं इसकी वर्किंग दिखा देता हूँ। ठीक है जी, तो ये मंथली फिक्स्ड कॉस्ट हो गई हमारी। और देखें इसका तरीकेकार क्या होगा, मैंने साइड पे बहरहाल वर्किंग लिखी हुई है इसकी, ये देखें वर्किंग शो भी करवाई हुई है। देखें तरीकेकार क्या है, जिस मंथ की फिक्स कॉस्ट होगी 50% उसी मंथ में, 50% उससे अगले महीने में। अब आप खुद सोचें कि जो पहला क्वार्टर है उसके अंदर जो पहला मंथ होगा, ये बात गौर से सुने, जो पहला क्वार्टर है उसको जो पहला मंथ है उसके अंदर सिर्फ पहले मंथ की 50% पेमेंट होनी है, और जो सेकंड मंथ है उसके अंदर एक तो मंथ 1 की 50% और मंथ 2 की 50% दोनों आएंगी। इसी तरह से मंथ 3 के अंदर मंथ 2 की 50% और मंथ 3 की 50%, और पर मंथ फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा बराबर है। लेकिन जब हम अगले क्वार्टर में जाएंगे तो अगले क्वार्टर के अंदर देखें, अगले क्वार्टर का पहला मंथ है मंथ नंबर 4, मंथ नंबर 4 में एक तो मंथ नंबर 3 की 50% पेमेंट आएगी और मंथ नंबर 4 की 50% पेमेंट, ये काम चलता जाएगा। सो हम इजीली कह सकते हैं कि पहले क्वार्टर के अंदर जो पेमेंट्स होनी है वो 2.5 मंथ्स की होनी है, क्योंकि पहले मंथ के अंदर सिर्फ 50% पेमेंट आपको नजर आ रही होगी, लेकिन अगले हर महीने में पेमेंट 50% प्रीवियस मंथ की, 50% करंट मंथ की, तो वो ऐसे ही लग रहा होगा जैसे पूरे माह की पेमेंट हुई हुई है। बात समझ रहे हैं? तो पहले क्वार्टर में द पेमेंट विल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 2.5 मंथ्स एंड फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर द पेमेंट विल बी फॉर द एंटायर 3 मंथ्स। तो इसीलिए आपको यहाँ पे देखें वर्किंग में नजर आ रहा है कि 457.33 इंटू 2.5 मतलब 2.5 मंथ्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ 1143.33। और जो अगला क्वार्टर है उसमें इसी 457.33 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है टू टेल यू कि व्हाट इज द क्वार्टरली पेमेंट, यानी कि पूरे क्वार्टर यानी कि पूरे के पूरे 3 मंथ्स की पेमेंट है, तो वो 1372 बन रही है। ठीक है, चलें तो ये हम अपनी पेमेंट जो है उसको प्लेस कर देते हैं ऊपर स्ट्रेट अवे। क्वार्टर 1 की पेमेंट है 1143.33 और जो क्वार्टर 2 है उसकी पेमेंट 1378 है। लें सर आपका लास्ट पॉइंट एंड दैट इज वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग
कॉस्ट फॉर फिनिश गुड्स, इसके ऊपर बात हो चुकी है। हमने इसकी मद में सिर्फ जो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो कैश आउटफ्लो इन रिस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दीज 1000 यूनिट्स है, सिर्फ उसको लेना है। और अगर हम देखें कि हमारी वेरिएबल COGS कितना बनता है, अगर हम देखें, क्योंकि पर यूनिट निकाल लेते हैं ना कितना बनता है, फिर 1000 यूनिट्स के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। ये देखें आपका वेरिएबल COGS है वर्किंग 2 में, देखें 30,000, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं कि रुपीज़ इन थाउजेंड, ठीक है। तो वो बनता है आपका सर 30 मिलियन। दिस इज द वेरिएबल COGS फॉर एंटायर ईयर। और 24,000 यूनिट्स के लिए कितना है वो हम पर यूनिट निकाल सकते हैं। सो देन वी कैन इजीली कैलकुलेट दैट व्हाट विल बी द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फॉर 1000 यूनिट्स। सिंपल यूनिट मेथड लगेगा। तो ये देखें, हम जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स ऐड अ रो ताकि हम यहाँ पे वर्किंग दिखा सकें। ये देखें 30,000 ओवर 24,000, या इसको चलें आप पूरा मिलियन ही दिखा दें, ठीक है जी। सो दिस इज वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू कितने यूनिट्स हैं जो कि आपने मेंटेन करने हैं बना के अपने पास 1000 यूनिट्स हैं। तो सर वो ज़ाहिर है एक ही दफ़ा शुरू में जो बना लेने हैं, उसके बाद उसको उसी तरह से रखा जाएगा। तो ये आपकी अमाउंट बन जाएगी जी 30,000 ओवर 24,000 इंटू 1000। तो सर 1.25 मिलियन का खर्चा है जो कि आपने शुरू में कर लेना है ताकि 1000 यूनिट्स बन जाएं और वो फिर हर वक्त आपके पास मेंटेन रहेंगे। सो ये आपकी सारी डिटेल है। अगर आप Q1 की सारी रिसीट्स और सारी पेमेंट्स उसको आपस में एडजस्ट कर लोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 59.992 मिलियन। और इसका आउटफ्लो होगा, जाहिर है इसमें एक हैवी आउटफ्लो है और वो आपकी मशीनरी की कॉस्ट का है, तो जाहिर है उसकी वजह से आपको ये वैल्यू नेगेटिव में नज़र आ रही है कि कैश रिक्वायरमेंट नेगेटिव में है। इसी तरह से जो Q2 है उसके अंदर ऐसा मामला नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा कैपिटल खर्चा नहीं है, तो आपकी नेट में कैश इंक्रीज है 2.438 मिलियन। सो दैट वाज द एंटायर क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन पढ़ा, समझा, उसके की फैक्ट्स को डिस्कस किया, उसकी लॉजिक्स के बारे में डिस्कशन किया, और उसके बाद हमने स्टेप बाय स्टेप इस पूरे सवाल को हल किया है। मैं थोड़ा सा आपको उसका सोल्यूशन थोड़ा सा नीचे करता जाता हूँ ताकि आप उसका ओवरव्यू ले लें।